अच्छा जी, कल हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, उसी टॉपिक को भी चूँकि आप लोगों के लिए अपलोड करना है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक क्लास है। यहाँ पे क्लास कल हमने एग्जांपल देखी थी, एक हाउस है, ठीक है। अब मैं अगर हाउस का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, हाउस h1 इज़ इक्वल टू न्यू हाउस, तो ये मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल है और उसका ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने कोई फंक्शन यहाँ पे इस नाम का नहीं दिया होता तो हम कहते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नाम का वो फंक्शन बन गया और उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बिल्कुल इस तरह होता है जैसे आपके पास घर बनाने के लिए कोई ठेकेदार है, उसको आप कंस्ट्रक्टर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस घर की सारी चीज़ें इनिशियलाइज करने के लिए एक फ़ंक्शन होता है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर कैट नाम का ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जावा में हमारे पास कैट नाम का ही कंस्ट्रक्टर होगा। क्लास का नाम और उसका नाम सेम होता है ताकि यहाँ पे आपको डिफरेंट नाम होते तो फिर कॉम्प्लिकेशन बन सकती थी। तो यहाँ मैंने जब इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आता। रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये फंक्शन मौजूद है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगर मैंने इधर कोई इम्प्लीमेंटेशन दे दी फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, फिर हमारा अपना जो हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया होगा वही रन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ हाउस नाम का कंस्ट्रक्टर और इसमें मैं लिखता हूँ हाउस इज़ क्रिएटेड, ठीक है। अब मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। इसको रन करते हैं हम यहाँ से और यहाँ पे आप देखें क्या गया, हाउस इज क्रिएटेड। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं अब हाउस के बनाऊंगा उनका कंस्ट्रक्टर रन करेगा। अब कंस्ट्रक्टर आपके पास आम फंक्शन है, इसको ये वैल्यू एक्सेप्ट तो कर सकता है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इसका काम सिर्फ ये होता है कि इनिशियली आपका जब इंस्टेंस मेमोरी में बनता है तो ये अपने आप को इनिशियलाइज कर लेता है उसके साथ, राइट। तो हम अगर इधर एक और फंक्शन बनाते हैं इसके साथ हाउस, या हम इसके अंदर लेट सपोज हम कहते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले नेम का, ठीक है, और हम वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले करा हाउस और उसका यहाँ पे हम नाम दे दें नेम इज़ क्रिएटेड। तो क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे नाम देंगे वो यहाँ पे आएगा और हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। मैं स्टेप वाइज इसको इसके अंदर चीज़ें ऐड करूँगा, दिस मैं ठहर के लाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एरर इसलिए आ गया कि अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है वो एक वेरिएबल ले रहा है। यहाँ पे जब तक मैं वेरिएबल नहीं दूंगा, आप देखिए यहाँ पे एरर मैसेज, यहाँ आप लोग वीडियो में जाके देखिएगा, यहाँ पे चूँकि मल्टीमीडिया पे छोटा है, एरर मैसेज आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर हाउस इन क्लास हाउस कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड। इसको स्ट्रिंग भेजना है हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग भेजते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ h1 नाम का हाउस है, एरर ख़त्म हो गया, h1 यहाँ पे आएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू अब एक ऑब्जेक्ट बनाया h1 का, यहाँ पे प्रिंट हो गया, रन होने दें, h1 इज़ क्रिएटेड। सिमिलरली मैं मल्टीपल घर बनाना शुरू कर दूँ, h1 h2, ठीक है, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि इसका नाम लेट सपोज हाउस नंबर 2 है। मैं अगर रन करूँगा तो इन दोनों का अपना अपना कंस्ट्रक्टर रन होगा, ठीक है। हर मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इंस्टेंस बनेगा, उसके लिए अपना कंस्ट्रक्टर रन होगा। देखिए दोनों का कंस्ट्रक्टर रन हो गया। लेकिन मेरे पास एक चीज़ का मुझे ख्याल रखना होगा कि मेरा एक यूज़र हो सकता है नाम शुरू में ना देना चाहता और वो बाद में नाम दे, और वो कहते हैं कि मैं हाउस ऐसे भी बनाना चाहता हूँ कि भाई कभी कभी मैं लिखूँ h3 इज़ इक्वल टू न्यू हाउस और इसको मैंने कुछ और ना हाउस नंबर देना है, किसी और एरिया में मेरी कॉलोनी में बन रहा है, इसका नाम मैं अभी नहीं देना चाहता। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो नाम मांग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम लिख देते हैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जब हम बनाएंगे तो इस केस में ये वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा और बाकी दो केसेस में ये वाला रन होगा। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे सकता हूँ कि हाउस विद नो नेम इज़ कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम,
क्या कह रहे हैं, देखते जाएं। हाउस 1 क्रिएटेड, हाउस 2 क्रिएटेड, हाउस विद नो नेम क्रिएटेड। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होता है ना, कि वो पैरामीटर्स देख के काम करते हैं, इसी तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा इसको मैं आज नई चीज़ बीच में लेके आ रहा हूँ। 2 चीज़ें आज नई आ जाएंगी, दिस कीवर्ड और दिस का फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे तो एक एक लाइन पे काम हो रहा है। हो सकता है मेरा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता जिसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर 10 या 20 लाइंस होती, तो मैंने 10-20 लाइंस यहाँ पे भी लिखी होती और यहाँ पे भी लिखी होती। अब मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझसे एरर हो सकता है कि मुझे क्लाइंट ने कहा कि भाई इसके अंदर आपने चेंज करनी है कोई स्पेशल टाइप की, कि इसके अंदर क्रिएटेड का वर्ड लिखा हुआ आए, कंस्ट्रक्टेड का वर्ड ना आए। तो मैंने यहाँ पे क्रिएटेड का कर लिया, लेकिन यहाँ मैं भूल गया हूँ। जब ये कोड ज़्यादा लाइनों का होगा फिर तो भूलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि मैं सारा का सारा कोड जमा कर दूँ एक जगह पे। कहाँ पे? एक जगह पे जमा कर दूँ, कि एक ही जगह पे सारा का सारा कोड हो और मैं उधर ही सबको करूँ। देखिए आपको अगर मैं कहता हूँ कि भाई आपने क्लास में जो मैं नोट्स दूँ, आपने एक इंग्लिश की कॉपी पे वही नोट्स बनाने हैं और वही चीज़ एज इट इज़ इंग्लिश में प्लेन कॉपी पे बनाने हैं जिसपे लाइंस नहीं होती, तो ऐसा तो चांस है ना कि सेमेस्टर के एंड में एक में आपने कुछ और लिखा और एक में ना लिखा हो। वो गलती हटाने के लिए बेहतर ये है कि हम सारा कुछ एक फाइल में लिखें। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स को कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। हम कहेंगे कि जो भी कॉल हो अल्टीमेटली आखिर में ये वाली रन हो। तो मैं यहाँ पे किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए एक फंक्शन लिखता हूँ दिस। अगर मैंने एम्प्टी लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि मैं वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ जिसके अंदर कुछ नहीं थे, बार बार इसको कॉल कर रहा होगा, लूप में शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको कॉल करना है और मैंने इस सिचुएशन में क्या कहा था, नाम क्या होना चाहिए? नो नेम। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ नो नेम। अब क्या होगा, इस केस में ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इस कंस्ट्रक्टर से ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, नो नेम इसमें आ जाएगा और आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस करूं, मुझे पता है कि यहाँ पे मुझसे कोई मिसिंग नहीं होगी। ये मैंने इन दोनों को आपस में चेन कर दिया। क्या कर दिया? इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखें बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा। नो नेम इज क्रिएटेड। मुझे क्लाइंट ने कहा आपने क्रिएटेड का वर्ड नहीं यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इधर लिख दूंगा लेट सपोज इज कंस्ट्रक्टेड। तो वो इसके लिए भी चेंज हो गया क्योंकि उससे भी अल्टीमेटली इधर आके रन होने। आपकी समझ आ रही है? तो ये हमारे पास, अच्छा इसकी और भी मैं एक इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हो सकता है मैं कहूँ कि इसके अंदर नाम भी हो और इसके अंदर स्ट्रीट नेम भी आ जाए। तो हम फिर इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इस तरह से, बल्कि इस वाले को मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रीट भी आ जाए। तो हम कह दें हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, और यहाँ पे हम कह देंगे प्लस स्ट्रीट। ठीक है, और साथ हम कह देंगे ये वाली स्ट्रीट हो। अब देखिए यहाँ पे दोनों में एरर आ गया है। एरर क्यों आ गया कि इधर मेरे पास अब सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, अब डबल पैरामीटर वाला आ गया। और यहाँ पे भी मसला आ रहा है, ये कह रहे हैं यार तुम सिंगल पैरामीटर वाले को कॉल करो, यहाँ पे तो सिंगल वाला है नहीं, यहाँ पे तो 2 वाला है। तो मैं पहले इसको ठीक करता हूँ। पहला मसला मैं कहता हूँ ये है स्ट्रीट नंबर 1, इसको हम कहेंगे ST1, और इसको हम कह देंगे ये भी चलेंगे, हम कह देंगे ये है लेट सपोज ST1 के अंदर दूसरा घर। एक ही स्ट्रीट में 2 घर हैं। और इस केस में मैं कहता हूँ मुझे स्ट्रीट का नाम नहीं पता, हम कहेंगे नो स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम ये। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इस केस में ये वाला रन होगा और ये 2 पैरामीटर इसको पास हो जाएंगे। इस केस के अंदर क्या होगा, पहले 2 केसेस के अंदर डायरेक्ट ये वाला रन हो रहा होगा। इसको रन करता हूँ।
आउटपुट देखें, ये भी चल गया। हाउस नंबर 1 कंस्ट्रक्टेड ऑन स्ट्रीट 1 स्ट्रीट, ST2 स्ट्रीट एंड ऑन नो स्ट्रीट आपस में लिंक हो गए। लेकिन मेरा यूज़र ये भी कर सकता है कि क्या है कि भाई मैं हाउस को मुझे पता है, स्ट्रीट का नहीं पता, सिंगल वाला, तो मैं यहाँ पे फिर एक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ कि भाई अगर किसी को सिर्फ हाउस का पता है, सिर्फ हाउस का पता है, तो बस फिर हाउस वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दे। इस तरह होगा ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं एक हाउस नंबर 4 बनाऊँ, हाउस H4 इज इक्वल टू न्यू हाउस, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इस हाउस का नंबर है H4, ठीक है, स्मॉल H4, तो ये भी ठीक काम करेगा। इसके केस में ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाकी दो के केस में ये नीचे वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसके केस में ये वाला होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रहती है, इसको भी मैं इसके साथ चेन करूँगा। चेन कैसे करूँगा? मैं इधर लिखूँगा दिस, चूँकि मेरे पास नेम आ चुका है, ये नेम मैं उसको पास कर दूँगा और उसके बाद मैं कह दूँगा नो स्ट्रीट, तो दो वैल्यूज़ इसके पास आ जाएंगी। तो अब मैंने इन दोनों फंक्शंस को इसके साथ चेन कर दिया है। क्या कर दिया है? चेन कर दिया है। मैं रन करता हूँ, और ये देखें आराम से चारों फंक्शंस चल गए हैं। H4 क्या? H4 इज कंस्ट्रक्टेड ऑन नो स्ट्रीट, क्योंकि मैंने उसको लिंक कर दिया नो स्ट्रीट के साथ। तो दिस का फंक्शन जो होता है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज होता है, और उसका रूल ये है कि दैट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। अगर इसके स्टार्ट में मैं लिख देता हूँ इंटीजर x, तो ये एरर हो जाएगा। इट शुड बी फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, नॉट सेकेंड, नॉट थर्ड, नॉट फोर्थ। दिस हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर होता है, क्योंकि अगर आपने ना लिखा तो जिस तरह मैंने कल आपको कहा था ना, ये कोड लिखा हुआ है, जब इसके अंदर कुछ भी नहीं था तो हम लोगों ने सीख लिया था। एक आम आदमी को इधर कुछ नहीं नज़र आता, हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नज़र आता है। इसी तरह यहाँ पे पहली लाइन पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा जो मुझे नज़र आ रहा है, और वो ये है कि हर क्लास जावा की जो है उसकी एक पेरेंट क्लास है। जैसे हम सब कहते हैं ना कि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसी तरह हर क्लास जो जावा की है उसकी पेरेंट का नाम ये है। नीचे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे गौर से देखें, OBJECT, इस नाम की एक क्लास है जावा में जो इन सब क्लासेस की पेरेंट क्लास है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ इसमें आई हैं। कैसे आई हैं अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इस क्लास के अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स हैं, कोई और फंक्शन है? तो मैं अगर इसका एक इंस्टेंस उठाता हूँ H1 और मैं डॉट लिखता हूँ, तो ये देखिए इसके अंदर ये इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई? ये उस ऑब्जेक्ट क्लास से इसमें आई हैं, तो पेरेंट से आई हैं। तो होता यह है कि अगर आप पहली लाइन पे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अब हो रहा क्या है, इस केस को देखें, इस केस को या इस केस को, इन दोनों में ये यहाँ पे आया, पहली लाइन में इसको कंस्ट्रक्टर मिल गया तो इसने पेरेंट को कॉल नहीं किया, ये यहाँ से जंप करके आया इस थर्ड वाले के पास, ठीक है। थर्ड वाले की पहली लाइन में मैं कोई कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ नहीं, तो ये जाके पेरेंट को मेमोरी में बनाएगा और पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ इसको दे के और फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। दिस नहीं है इसलिए, और इसको भी हम चेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि पेरेंट की कौन सी क्लास को मैं चेन करूँ। तो बहुत बड़ी एक चेन बन सकती है, लेकिन आज के लेक्चर में मैं उसको नहीं डालता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आज हम दिस तक रहेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। हमने नंबर 1 क्या सीखा? नंबर 1 हमने सीखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब होता है? जब हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। नंबर 2 मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, वो कब काम करता है? जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। नंबर 3 मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडिंग कर सकता हूँ, मल्टीपल पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। और नंबर 3 मैं कंस्ट्रक्टर्स को की चेनिंग कर सकता हूँ यूजिंग दिस फंक्शन। अब एक दिस फंक्शन है और एक दिस कीवर्ड है। तो हमने आज इसके बाद देखना है, सॉरी 2, 3, 4 और 5वें नंबर पे दिस का कीवर्ड जो है वो कहाँ यूज़ होता है, ठीक है।
ये पांचवी चीज़ हमने देखनी है। तो दिस का कीवर्ड ऐसे यूज़ होता है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस क्लास के अंदर एक मेंबर है स्ट्रिंग नेम और एक मेंबर है स्ट्रिंग स्ट्रीट। ये चूंकि ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर मैं मेमोरी में, ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, यहाँ थोड़ा रफ करके दिखाता हूँ। H1 जब मैं बनाता हूँ यहाँ पे H1, तो इसका ऑब्जेक्ट जब मेमोरी में आएगा तो इसके अंदर एक नेम होगा, ठीक है, और एक स्ट्रीट नंबर होगा। इसी तरह H2 का अपना होगा। ये मैं इंस्टेंसेस के लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, ये इनके साथ मैंने स्टैटिक नहीं लिखा तो ये इंस्टेंस मेंबर है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी कॉपी है इसकी, ठीक है। अब हो रहा क्या है कि मैं जब यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो ये लोकल वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल नहीं है। अब लोकल वेरिएबल, इसमें फ़र्क कैसे आएगा? देखिए इसका ये पिंक कलर में और ये पिंक पे नहीं आ रहा, ये भी पिंक में नहीं आ रहा। फ़र्क कैसे आएगा कि आपने इसके साथ लिखते हैं दिस का मतलब ये होता है कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेट सपोज मैं इसकी वैल्यू असाइन करता हूँ इधर आके, आखिर में आके इस जगह पे, कि सबसे पहले क्या करो, दिस डॉट नेम के अंदर नेम स्टोर कर लो और दिस डॉट स्ट्रीट के अंदर स्ट्रीट स्टोर कर लो। चाहे वो नो स्ट्रीट है, इधर से आई है, इधर से, या नो नेम है, लेकिन स्टोर कर लो। अब ये फंक्शन ख़त्म भी हो गया तब भी मेरे पास ये नाम मौजूद होंगे। अगर मैं ये ना दूँ, चलें इसको देखते हैं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। ये अगर मैं नहीं डालता, ठीक है, ये नहीं डालता, तो आप देखें H1 के अंदर जब मैं डॉट लिखता हूँ कहीं नेम है, स्ट्रीट है, हालांकि मैंने तो पास की थी, वो लोकल वेरिएबल था, वेरिएबल ख़त्म हुआ, वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो इंस्टेंस मेंबर है वो ऑब्जेक्ट की लाइफ तक उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो मैं जब इसके अंदर ये डाल लेता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पे क्या होगा, H1 डॉट नेम और स्ट्रीट दोनों आ गए। और फिर अगर आपने इसको और प्रोफेशनल बनाना है तो आप इधर आ जाएं और इधर आके आप कह दें इंसर्ट कोड, और ये इस पर मैं लेक्चर ले चुका हूँ। गेटर है, सेटर है, गेटर एंड सेटर दोनों ले लें। वो कहते हैं नेम के लिए चाहिए, मैं कहता हूँ नेम का भी चाहिए, स्ट्रीट का भी चाहिए, दोनों को मैंने क्लिक कर लिया। ऐसी सूरत में मैं इनको क्या कर दूंगा, प्राइवेट। क्या कर दूंगा, प्राइवेट। का मतलब ये हुआ कि इस क्लास से बाहर, हाउस से बाहर, जब मैं इस क्लास के अंदर, ये दूसरी क्लास ऊप क्लास के अंदर यहाँ पे लिखूंगा H1 डॉट, तो मैं डायरेक्ट नेम को नहीं एक्सेस कर सकता, मैं गेट नेम के थ्रू उसकी वैल्यू एक्सेस करूँगा और सेट नेम के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज करूँगा। देखें इधर मैं लिखता हूँ लेट सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इन सब को ख़त्म कर लेता हूँ, सिर्फ हाउस नंबर 1 पे एक्सपेरिमेंट करता है। H1 का हाउस नंबर क्या है, H1, स्ट्रीट के ST1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 डॉट गेट नेम। क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, उस घर का नाम जो मैंने पास किया है, क्या है H1। देखते हैं इधर H1। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्ट में एक बात की थी कि एक आदमी कोई नाम देना ही नहीं चाहता स्टार्ट में, उसको पता ही नहीं है और उसने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है। तो ऐसी सूरत में इसका नाम क्या होगा, हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग की हुई है नीचे, ऐसी सूरत में इसका नाम होगा नो नेम। वेरी गुड, रन होने दें। क्या नाम है, हाउस नो नेम, और स्ट्रीट हमारे पास नो स्ट्रीट है। तो अब मैं इनको हाउस, इधर मैं स्ट्रीट का भी कर देता हूँ, ठीक है, स्ट्रीट को भी गेट कर लेते हैं, डॉट गेट स्ट्रीट, रन करते हैं। नो नेम नो स्ट्रीट। और ये सेट और गेटर का फ़ायदा क्या है कि मुझे शुरू में इस चीज़ का नहीं पता कि मेरे पास नाम क्या है। अब मुझे फ़ोन आ गया कि इसका नाम क्या है, हाउस नंबर, लेट्स सपोज हम कहते हैं D1 नाम है हाउस का, मैं कहूँ H1 डॉट सेट नेम, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ D1 और H1 डॉट सेट स्ट्रीट, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ स्ट्रीट
ST4, ठीक है। अब मैं इन दोनों को दोबारा प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे अपडेशन के बाद क्या देगा, पहले बगैर अपडेशन के देगा, फिर अपडेशन के बाद देगा। पहले नो नेम था, नो स्ट्रीट था, फिर D1 और स्ट्रीट 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने DI लिखा है तो ये DI आ गया, ठीक है, DI और स्ट्रीट 4। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं। अब ये आप जब जावा में आगे काम करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स तैयार होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पता चल गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट होती हैं। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दी थी, आज फिर मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ और उसका नाम दे देते हैं हम GUI1, ठीक है। हम खाली करते हैं, ये मेरी क्लास है, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया। यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट javax.swing.static, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ, ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, object1 इज इक्वल टू न्यू JFrame। और एक बना रहा हूँ मैं इस object1 के अंदर, अब मैं कहता हूँ सेट टाइटल। मुझे पता है, चूँकि मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे याद है इसकी प्रॉपर्टीज़। एक टाइटल की है, एक साइज़ की है, एक विजिबल की है। तो टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ माई विंडो object1 डॉट सेट साइज़। मैं कहता हूँ 300 बाई 300 का साइज़ हो, और object1 डॉट सेट विजिबल ट्रू, ठीक है। ये मैं सिर्फ सेट का फंक्शन मैंने कॉल किया। इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इसको जब मैं यहाँ से रन करूँगा GUI को, तो मेरे पास क्या होगा, एक विंडो आ गई है 300 बाई 300 की, उसका टाइटल ये है, साइज़ ये, और विजिबल है हमारे आगे। और इनको मैं यहाँ नीचे प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस object1 का गेट टाइटल दो मुझे, और object1 का, सॉरी इस तरह ब्रैकेट, object1 डॉट, देखिए मैं गेट लिखूंगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि ये स्क्रीन पे किस x कोऑर्डिनेट पे है, y कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसका साइज़ लेना चाह रहा हूँ। इसका साइज़ क्या है, वो मुझे साइज़ कर देगा। और मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही। तो जब आप जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, गेट और सेट होते हैं, जो बूलियन वेरिएबल होते हैं वो इज़ होते हैं, याद है मैंने बताया था। तो object1 डॉट पूछ रहे हैं आप कि क्या ये ट्रू है या नहीं, इज़ विजिबल, तो ये मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देगा तीनों प्रॉपर्टीज़ जब ये रन होगा। तो मैंने आपको गेट और सेट के वर्जन इधर भी दिखा दिया, और इधर मैंने आपको एक और चीज़ भी दिखानी है। देखें टाइटल क्या है, माई विंडो ऊपर नज़र आ रहा है, इसकी डायमेंशन क्या है 300 बाई 300, और नज़र आ रहा है ट्रू है। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, इन सब प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। सिर्फ आखिरी चीज़ बताता हूँ कि जो इसको डिज़ाइन करने वाले हैं उन्होंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रेम बनाया, उसको टाइटल दिया, फिर साइज़ दिया, फिर विजिबल किया। यहाँ पे मैं कह देता हूँ JFrame, एक और फ्रेम बनाता हूँ, object2 इज इक्वल टू न्यू JFrame, और इसके अंदर मैं कह देता हूँ दिस इज़ न्यू विंडो। अब आप देखें, गौर से देखें, एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो खाली है, और एक कंस्ट्रक्टर में मैं वैल्यू दे रहा हूँ जिसने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं। जब आप फ्यूचर में काम करेंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे काम करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं JFrame डॉक्यूमेंटेशन, ये होगा इस तरह से JFrame जावा स्विंग JFrame डॉक्यूमेंटेशन। ये आगे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हर क्लास मेमोरी में पड़ी होती है। जो ऊप्स हम आपको सिखा रहे हैं ना, वो इन क्लासेस को यूज़ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें जब मैं आता हूँ, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ,
तो ये बता रहे मैंने आपको एक क्लास का नाम दिया था स्टार्ट में, ये इसकी पेरेंट क्लास है, फिर उसकी चाइल्ड क्लास है, उसकी चाइल्ड है, करके आखिर में हमारे पास जे फ्रेम है, और किस लाइब्रेरी में, जावा x.swing में। चलें आगे जाके समझते हैं थोड़ा सा इसको। इसके अंदर वो कह रहा है, इसके कंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं। ये है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में एक इसका कंस्ट्रक्टर है, आप खाली दे दें जे फ्रेम को। एक कंस्ट्रक्टर है कि इसके अंदर आप ग्राफिकल कन्फिग्रेशन दें, जो ये ज़रा सा एडवांस चीज़ है, अभी उसको मैंने आपको नहीं कराया हुआ। एक है कि आप इसके अंदर टाइटल दे दें। तो ये देखिए 4 किस्म की इसने कंस्ट्रक्टर्स दिए हैं, जो सा आपने देना है चलेगा, और ये आपस में किसी ना किसी तरह से लिंक्ड भी हैं। तो ये जो आपको मैं इतना ही कंस्ट्रक्टर चेनिंग और ये चीज़ें समझा रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं है कि आप ज़रूरी है कि आप ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग करेंगे। आप जब लेट्स सपोज चैट जीपीटी पे या कहीं से कॉपी पेस्ट करके अपना कोड बराबर कर रहे होते हैं, तो आपको कम से कम समझ आना चाहिए कि क्या फ़र्क है। वरना एक आदमी को अगर नहीं समझ तो वो इसी में कंफ्यूज होगा कि यहाँ जे फ्रेम में मैंने कुछ लिखा नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्यों। अगर ये हमने टॉपिक ना पढ़ा होता और ये एग्जांपल मैं आपको देता तो हर कोई आके कहते हैं यार समझ नहीं आ रही, ऊपर सर ने ये चीज़ लिखी और नीचे नहीं लिखी। अब आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज सारी चीज़ें देख ली, और यहाँ पे मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का वो भी बता दिया। इसको भी लोड करके दिखा देता हूँ। Object2 डॉट सेट विजिबल ट्रू, और इसका साइज़ भी हम ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। Object2 डॉट सेट साइज़, और इसकी डायमेंशन मैं अब दे देता हूँ 500 बाई 500, ताकि क्योंकि इसका वो भी बड़ा है, ठीक है। टाइटल, दोनों विंडोज सामने आ जाएंगी। एक विंडो ये है, एक ही विंडो ये है, ठीक है। तो ये जो विंडोज़ प्रोग्रामिंग है ना, ये बहुत गपशप है। सिर्फ ये बेसिक्स आप कर लें, ठीक है। सेमेस्टर ऑफ होने वाला है। मैं चाह रहा हूँ आपको इतना मैं करा दूँ कि आपकी क्लास के अंदर बेसिक्स इतनी स्ट्रांग हुई हो कि मेरे पास फिर आप लोग आए। यू आर ऑल वेलकम एनी टाइम। मेरी आपके साथ अगर अगले सेमेस्टर में क्लास नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ। आप आएँ मेरे पास, और हम इन्हीं बेसिक्स को लेके मैं आपको टास्क दूंगा। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं 4th, 5th, 6th सेमेस्टर के आते हैं, 8th तक वो लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए रेडी हुए होते हैं। आप लोग आएंगे, अब आप लोग खुद उसके ऊपर काम करें। जिनका शौक़ नहीं है वो ना आए, बेशक। मैं कहता हूँ पूरे बैच में एक लड़का आ जाए लेकिन वो काम सीख लें। तो मेरी तरफ से यू आर ऑल वेलकम इस पे काम करने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मैं अपलोड करूँगा वीडियो, मुझे सीआर आज याद दिला दें क्योंकि मुझसे भूल जाता है। इस पे काम करें। इसको भी मैं पॉज करता हूँ।